देखिए भाई, ये है आपका ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसका हम कोर बना दे रहे हैं। ये क्या है? ट्रांसफार्मर का कोर। और इसका कोर बना किस चीज़ का होता है? कौन से मटेरियल का? तो आप कहेंगे ये बना होता है CRGO। कभी कभी इसका फुल फॉर्म ही पूछ दिया जाता है। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। ठीक है, क्या होता है भाई? कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। देखिए, ये किस तरह की सिलिकॉन स्टील होती है भाई? इसको हम CRGO स्टील भी कहते हैं। ठीक है, ये जो मटेरियल होता है ना, इसकी मतलब प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये हाई परमेबिलिटी का होता है। ठीक है, इसकी परमेबिलिटी क्या होती है? हाई। ठीक है, और ये लो रिलेक्टेंस वाला होता है। ठीक है, जिसकी हाई परमेबिलिटी होगी ना, वो क्या होगा? मतलब चुंबकीय फ्लक्स अपने अंदर चुंबकीय फ्लक्स को सपोर्ट करेगा। ठीक है, उसको सेटअप करने में क्या करेगा? मदद करेगा। और लो रिलेक्टेंस क्या होता है? रिलेक्टेंस क्या होता है भाई? जो चुंबकीय फ्लक्स के सेटअप का विरोध करे। मतलब चुंबकीय फ्लक्स के सेटअप का क्या करे? विरोध करे। ठीक है, मतलब वो चुंबकत्व गुण अपने अंदर धारण न कर पाए। ठीक है, जिसकी रिलेक्टेंस ज़्यादा होगा। तो इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, सिलिकॉन स्टील, है ना। अब देखिए, हम यहाँ पे कर देते हैं भाई बाइंडिंग। कोई भी एक ट्रांसफार्मर हम बना रहे हैं यहाँ से। चलिए, यहाँ से हमने एक ट्रांसफार्मर बना दिया भाई, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ से हम निकाल दिए। ठीक है ना, ऐसे। अब एक हम बाइंडिंग यहाँ पे कर देते हैं, ऐसे। ठीक है, हम यहाँ पे एक बाइंडिंग कर दे रहे हैं भाई। दिख रहा है ना? हम क्या कर रहे हैं? बाइंडिंग कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे मान लीजिए हमने AC सप्लाई दिया भाई, V वोल्ट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमने यहाँ पे दे दिया। मान लीजिए ये V1 है। अब V1 के कारण यहाँ पे करंट फ्लो होगा कि नहीं? ये है I1। ठीक है, V1 के कारण यहाँ पे क्या होगा? करंट फ्लो होगा, I1। अब देखिए, ये करंट जो होगा इस कुंडली को काटेगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस करंट के कारण इसमें एक फ्लक्स पैदा हो जाएगा। इस करंट के कारण क्या होगा? फ्लक्स पैदा होगा। अब देखिए, ये जो है इससे जुड़ा हुआ है, तो ये फ्लक्स इधर की ओर भी जाएगा कि नहीं? ये फ्लक्स इधर की ओर जाएगा। ये फ्लक्स मतलब एक ही फ्लक्स इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, अब देखिए, ये फ्लक्स क्या होगा? इसके बाइंडिंग को काटेगा। इसके बाइंडिंग को क्या करेगा भाई? काटेगा। तो फैराडे का नियम है, जब कोई फ्लक्स और कंडक्टर के बीच रिलेटिव मोशन होता है तो उस कंडक्टर में EMF इंड्यूस हो जाता है। फैराडे का नियम आपने पढ़े हैं ना? उन्होंने क्या बताया? जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसे दो मैग्नेट हैं। ऐसे एक मैग्नेट ये है, एक मैग्नेट ये है। अब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होंगी, चुंबकीय फ्लक्स निकल रहे होंगे। अगर इस फ्लक्स को किसी कंडक्टर के सहारा ऐसे मतलब दोनों में रिलेटिव मोशन करवा दीजिए, मतलब फ्लक्स में चेंजिंग कर दीजिए, तो अगर इस कंडक्टर में कॉइल लपेटा हुआ है, ठीक है, तो अगर उस कॉइल में दो सिरे निकले हुए हैं तो उन दो सिरों में वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज पैदा हो जाएगा। अगर आप उस कॉइल को क्लोज कर दीजिए, क्लोज करने का मतलब किसी बल्ब से जोड़ दीजिए या किसी भी लोड से जोड़ दीजिए, तो उसमें क्या होगा भाई? करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, क्या होगा?
करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो है भाई AC मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। ये कौन सा वोल्टेज है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। ऐसा वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज हम लोग पढ़े हैं, कौन सा वोल्टेज होता है? जो हर क्षण, हर एक इंस्टेंट टाइम पे अपने वोल्टेज को परिवर्तित करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज के कारण ये करंट फ्लो कर रहा है, तो ये भी करंट क्या होगा? अल्टरनेटिंग करंट होगा ना। अब इस अल्टरनेटिंग करंट के कारण ये फ्लक्स पैदा हुआ, तो ये फ्लक्स क्या होगा भाई? अल्टरनेटिंग टाइप का फ्लक्स होगा। ठीक है, अल्टरनेटिंग टाइप का ही फ्लक्स होगा। अब ये फ्लक्स जो है हमेशा इस कुंडली को काटेगा, और अब फ्लक्स अपने आप को चेंज भी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार, प्रथम नियम के अनुसार, द्वितीय नियम में उन्होंने सूत्र बताया था, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार इस कुंडली में क्या होगा? EMF पैदा हो जाएगा। हमने माना वो EMF है E1, हमने माना क्या है भाई? वो E1 पैदा हो गया। अब देखिए, खुद का करंट इसको काटा, खुद का करंट के कारण खुद का फ्लक्स खुद के कुंडली को काटा ना, खुद के कुंडली को काटा, इसलिए हम इसे कहते हैं सेल्फ इंड्यूस EMF। ठीक है ना, सेल्फ इंड्यूस EMF। भाई देखिए, ध्यान दीजिए, ये करंट इस बाइंडिंग में फ्लो हो रहा है, और इस करंट के कारण ये फ्लक्स पैदा हुआ, और ये फ्लक्स इसी बाइंडिंग को काटा जिस बाइंडिंग में ये करंट फ्लो हो रहा था, और इसी बाइंडिंग में EMF भी इंड्यूस हुआ। तो हम कहेंगे कि यार इसको कहेंगे ना हम सेल्फ इंड्यूस EMF ना। समझ में आ रहा है? सेल्फ इंड्यूस EMF, वही फोन वाली बात। हाँ सर ना, कैसे था? हाँ देखो, एक होता है, देखो इंडक्शन क्या होता है, ठीक ना, एक होता है अन्योन प्रेरण। लो सुनील, जाओ पानी लेके आओ। हाँ, सोने आए हो? देखो, एक होता है भाई अन्योन प्रेरण, और एक होता है स्वप्रेरण। ठीक है, जिसे हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल मतलब अन्योन प्रेरण, अन्योन मतलब कोई दूसरा प्रेरित होने लगा। ये जो इंडक्शन है ना, जिसे आपने सुना होगा इंडक्शन हीटर। इंडक्शन क्या होता है? मतलब वो कार्य कहीं हो रहा है, प्रभावित कोई और होने लग रहा है। जैसे कि थप्पड़ किसी को और पड़ रही, लेकिन क्लास में दूसरा लड़का डर गया, तो वो भाई, जैसे क्लास में क्या हो रहा है, कोई मतलब पिटाई किसी और की हो रही है, और डर किसी और को लग रहा है, तो ये जो प्रभाव है ना इनके और इनके बीच, जो डर वाला प्रभाव है, उसी को हम कहते हैं इंडक्शन के कारण हो रहा है ये। ठीक है, मतलब चोट किसी को लग रहा हो, दर्द किसी और को हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? तो अपनी टेक्निकल भाषा में कहते हैं इंडक्शन के कारण हो रहा है भाई ये सब ना। एक मतलब हमने कल्पना कर दिया कि यार ऐसे होगा, ऐसे हो रहा है। ठीक है, और क्या हो सकता है इंडक्शन का एग्जाम्पल? फोन पे बात रवि कर रहा है और गुदगुदी राजेश को हो रही है, प्रभावित हो रहा है। देखो, अब देखना, एक तो होता है सेल्फ इंडक्शन, ठीक है ना। अब देखो, फोन पे जैसे ये बात कर रहे हैं, अब किससे कर रहे हैं वो राजेश जाने, है ना। अब जैसे ये फोन पे बात कर रहे हैं, अब इनके अंदर क्या होगा भाई? बातचीत गहरी होगी, करंट पैदा होगा, करंट पैदा होने लगा, है ना, करंट पैदा होगा। तो ये क्या कर रहे हैं? खुद के फोन से बात कर रहे हैं, और खुद के ही बॉडी में करंट पैदा हो गई ना, खुद के ही बॉडी में करंट पैदा हो गई। लेकिन अब देखो, अब इनका प्रभाव उनको दिखने लगा, अब इनके प्रभाव के कारण उनके बॉडी में करंट दौड़ने लगी, है ना भाई। इनका जहां तक भाई आवाज सुनाई दे रहा होगा, लेकिन संपर्क नहीं है दोनों के बीच में, खाली आवाज से वो प्रभावित हो गए। तो इसे कहते हैं, इनके में जो प्रभाव दिखा उसे कहेंगे हम म्यूचुअल के कारण दिखा, और इनके में जो प्रभाव दिखा वो सेल्फ इंडक्शन के कारण, इनके में जो प्रभाव दिखा वो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। लेकिन इनका ही फ्लक्स जाके उनको काट दिया ना। और फ्लक्स कौन है? वही आवाज जो निकल के जा रही है। अब जहां तक, अब ये नहीं है जरूरी इन्हीं बस प्रभावित होंगे, इनका आवाज जहां जहां तक जिन जिन को काटेगा भाई, अगर अच्छा मटेरियल है तभी। अच्छा मटेरियल का मतलब समझ रहे हो ना आजकल, है ना, तो अच्छा मटेरियल होना चाहिए।
प्रभावित होने के लिए। तो ये जो मटेरियल हो ये भी अच्छा ही हो कि यार ये मतलब चुंबकीय फ्लक्स को अपने अंदर सेट कर ले, ऐसा मटेरियल हो कि चुंबकीय फ्लक्स को अपने अंदर सेटअप कर ले। अब ये नहीं कि चुंबकीय फ्लक्स आए कुछ प्रभाव ही ना पड़े, अरे क्या बात कर रहे हैं, अरे पता नहीं क्या बात करते हैं, मतलब मटेरियल में कुछ कमी है फिर ना। अब देखो ये क्या है भाई, अब ये जो है ये बाइंडिंग देखो, ये तार इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। अब ये जो है यहाँ से फ़ोन पे बात कर रहा है, करंट पैदा हो गई। अब इस करंट के कारण यहाँ पे फ्लक्स पैदा हुआ, ठीक है। अब इस फ्लक्स इसको काटा, ये वोल्टेज पैदा हो गया यहाँ पे। अब यही फ्लक्स देखो ये जा रहा है भाई, ये दूसरा बैठा है, ये राजेश भाई साहब, ये लपेट के अपना बैठे हुए हैं राजेश। अब ये फ्लक्स ऐसे गया, इसको भी काट दिया। अब जैसे ही ये इसको काटा, राजेश भी प्रभावित हो, तुरंत राजेश प्रभावित हुआ और ये भी करंट पैदा कर दिया दूसरे कुंडली में। इसे हम कहेंगे I2 करंट पैदा किया, ठीक है। अब इस I2 करंट के कारण, ठीक है, यहाँ पे इसको काटा, पहले वोल्टेज इंड्यूस होगा, ठीक है। क्या होगा? वोल्टेज इंड्यूस होगा। पहले इसको काटेगा ना तो इसके अंदर वोल्टेज पैदा होगी, पहले वोल्टेज आएगा, फिर करंट, फिर दौड़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा ना, धड़कनें बढ़ जाएंगी। तो पहले तो वोल्टेज ही पैदा होगा ना, तो ये वोल्टेज पैदा हुआ E2, ठीक है। अब देखो दूसरे का फ्लक्स आके दूसरे को काट रहा है, तो ये जो वोल्टेज यहाँ पैदा हुआ ये किसके कारण हुआ? म्यूचुअल के कारण, अन्योन के कारण, किसी दूसरे के कारण। तो हम कहेंगे अन्योन प्रेरण के कारण ये वोल्टेज उत्पन्न हुआ। अब इस वोल्टेज के कारण अगर आप यहाँ पे क्लोज सर्किट करेंगे, कोई लोड लगाएंगे भाई, तो यहाँ पे करंट पैदा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? करंट पैदा हो जाएगा। अब हो सकता है यहाँ पे जो वोल्टेज मिले इस वायर में थोड़ा बहुत लॉस हो जाए भाई, जाहिर सी बात है, जो मज़ा आप पाएंगे वो मज़ा ये नहीं पाएंगे, है ना। कुछ ना कुछ रास्ते में इधर उधर लॉस हो जाएगा, कुछ बातें इधर उधर छूट जाएंगी ना। ज़रूरी है कि अब जो सुनाई दे रहा है वो भी इनको सुन लें भाई, कुछ कम्युनिकेशन लॉसेस हो सकती हैं, इसीलिए पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ नहीं मिलने वाला है, आने जाने में कुछ लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है वो मान लीजिए V2 मिला, पूरा मज़ा नहीं पाएंगे। आइए क्या मिला भाई? V2 वोल्टेज मिला, ठीक है। अब देखिए ये किसके कारण पैदा हुआ वोल्टेज? सेल्फ के कारण, स्वयं इंड्यूस EMF है ये क्या है भाई? म्यूचुअल इंड्यूस EMF, किसी दूसरे के कारण, कोई दूसरे का फ्लक्स आके इसको काटा, तब ये वोल्टेज यहाँ पे पैदा हुआ। तो हम कहते हैं अब हमें ट्रांसफार्मर हम डिजाइन क्यों करते हैं? ट्रांसफार्मर हम डिजाइन करते हैं इसके लिए ना, ट्रांसफार्मर हम डिजाइन करते हैं ये हमको वोल्टेज मिले, ठीक है। जैसे कि ये ट्रांसफार्मर हम जो अभी बनाए हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे हम फेरे जो हैं अधिक लपेटे हुए हैं और यहाँ पे फेरे हम कम लपेटे हुए हैं। तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा भाई वो हाई वोल्टेज होगा और यहाँ जो वोल्टेज मिलने वाला है वो लो वोल्टेज होगा। मतलब ये हम जो ट्रांसफार्मर डिजाइन किए हैं ये स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर है। कैसा है भाई? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ना, ठीक है। मतलब ये हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में इसे कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब जो ये V1 है, यहाँ पे V1 का मान अधिक है तो करंट जो होगा वो कम हो जाएगा, I1 का मान क्या होगा? कम हो जाएगा। और इसी को हम कहते हैं भाई, कौन सा पावर है ये? अपरेंट पावर। ये S है, अपरेंट पावर, ठीक है। इस पावर को हमें जितना यहाँ पे पावर मिल रहा है उतना ही पावर हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे? हम वोल्टेज को कर देंगे कम, वोल्टेज को कर देंगे कम और करंट को कर देंगे हाई। वोल्टेज को हम क्या करेंगे? कम कर देंगे और करंट को क्या करेंगे? हाई करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझिए, तो देखिए यहाँ पे क्या है? वोल्टेज अधिक है, करंट कम है। यहाँ पे वोल्टेज कम है, करंट अधिक है, तो ये ना दोनों बैलेंस हो जाते हैं। ये क्या होते हैं भाई? ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं। ये S बराबर और ये S बराबर क्या होगा? आपस में बराबर होंगे। कैसे? आप ऐसे समझ लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे 8 वोल्ट है, ठीक है, 8 वोल्ट यहाँ पे हम सप्लाई से जोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे अगर करंट हमारी पैदा हो रही है भाई 2 वोल्ट की, 2 एम्पियर की करंट, तो अब देखिए अगर यहाँ पे वोल्टेज है आपका मान लीजिए 4, ठीक है, अब यहाँ पे करंट कितना पैदा हो जाएगी भाई? मान लीजिए 4 एम्पियर की, ठीक है, करंट कितना पैदा हो जाएगी? 4 एम्पियर की। अब देखिए यहाँ पे हमने वोल्टेज को क्या रखा? हाई, और यहाँ पे हमने वोल्टेज को क्या रखा भाई? लो रखा, और यहाँ पे हमने करंट को लो रखा, लेकिन हमने यहाँ पे करंट को बढ़ा दिया। तो ये देखिए गुणा करेंगे ये 16 हो जाएगा, और ये गुणा करेंगे 8 गुना ये भी 16 हो जाएगा। मतलब ये हमारा जो अपरेंट पावर है 16 वोल्ट एम्पियर,
ये क्या है 16 वोल्ट एम्पियर। ये अपरेंट पावर जो है हमारा क्या है बराबर है, ठीक है। और हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है ना वो भाई ऐसे ही डिज़ाइन किया जाता है ताकि हमारा पावर जो हो क्या हो बिल्कुल बराबर हो। अपरेंट पावर जितना पावर इधर है लगभग उतना पावर हमें यहाँ भी मिले। अब देखिए मान लीजिए वोल्टेज तो भाई हम अपने से अधिक करके देंगे, हमें वोल्टेज का पता रहेगा, लेकिन हम करंट को कैसे कम करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वोल्टेज अधिक है तो हम यहाँ पे फेरों की संख्या खूब लपेट देंगे, ठीक है, जिससे वोल्टेज का मान तो बढ़ जाएगा। अब करंट का मान कम करने के लिए हम इस वायर को पतला कर देते हैं। वायर को क्या करेंगे पतला, मतलब इस वायर का जो होता है एरिया हम क्या करेंगे भाई कम कर देंगे, जिससे हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा बढ़ जाएगा। सूत्र ये होता है ना R बराबर रो L/A, ठीक है। एरिया अगर हम कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा भाई बढ़ जाएगा। अब देखिए रेजिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस जो है ये करंट का विरोध करता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है, ठीक है, करंट के मार्ग में बाधा डालता है। अगर रेजिस्टेंस अधिक है किसी सर्किट में जाहिर सी बात है वहाँ करंट कम होगा, है ना। देखिए अब इस साइड हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखिए एरिया तार को हमने मोटा कर दिया और फेरों की संख्या कम कर दिया। फेरों की संख्या कम करने से हमारा वोल्टेज क्या होगा भाई कम हो जाएगा, ठीक है, हमारा वोल्टेज क्या होगा कम हो जाएगा। अब तार को मोटा करने से एरिया मतलब हमने एरिया बढ़ा दिया, एरिया हम बढ़ाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा भाई कम हो जाएगा। और रेजिस्टेंस जिस भी सर्किट में कम होता है उसका जो होता है करंट क्या होता है भाई बढ़ जाता है, उसका करंट क्या होता है बढ़ जाता है। अब देखिए दूसरा इसमें सवाल ये पूछा जाता है कि ये जो वाइंडिंग है अगर हम इस दोनों वाइंडिंग को खोल के वजन करें तराजू पे तो ये वाइंडिंग का वजन और ये वाइंडिंग का वजन कितना होगा, ठीक है, लगभग बराबर आएगा। बराबर क्यों आएगा भाई, यहाँ हम फेरों की संख्या तो अधिक लपेटे हैं, लंबा तार है लेकिन ये पतला तार है, ये लंबा तार नहीं है लेकिन हम देख रहे हैं ये मोटा तार है भाई, तो लगभग वजन क्या होते हैं बराबर ही होते हैं, ठीक है, समझ में आया चीज़। यस सर। अब देखिए तो आपने समझा कि यार ट्रांसफार्मर सच में काम कैसे करता है। देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है ना ये पावर को कांस्टेंट रखता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है भाई पावर को नहीं बदलता है। कौन से पावर को, अपरेंट पावर को। अभी आप जैसे हाई स्कूल इंटर में हो सकता है पढ़े होंगे, हाई स्कूल में जैसे जो पढ़ के आए होंगे वो सिर्फ पावर के बारे में पढ़ते हैं, वो एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर इन सब चीज़ के बारे में नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हैं पढ़ने तो यहाँ पे आपको हर तरह के पावर को पढ़ाया जाता है ना, पावर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो होता है अपरेंट पावर को क्या करता है भाई ये कांस्टेंट रखता है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को ये नहीं चेंज करता है। जैसे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहाँ है तो 50 हर्ट्ज की ही फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ भी मिलेगी, ठीक है। 50 हर्ट्ज की पावर को कांस्टेंट रखता है, जितना पावर यहाँ है उतना ही पावर लगभग वहाँ पे मिलेगा, और ये फ्रीक्वेंसी को कभी भी चेंज नहीं करता है। हमारे इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। इसका मतलब क्या है, एक सेकेंड में वो कितनी साइकिल कंप्लीट करती है 50 साइकिल, एक सेकेंड में 50 साइकिल कंप्लीट करती है। अब देखिए दूसरा इसका काम क्या होता है, देखिए ये ट्रांसफार्मर जो होता है ये माउंटेड होता है, कहीं एक स्थान पे ऐसे स्थिर पड़ा हुआ होता है, हाँ स्थिर रहता है। इसमें किसी भी प्रकार का मूवेबल पार्ट नहीं होता है। मूवेबल पार्ट होता है क्या, जैसे मशीन होती है चलती रहती है ना, इसमें कोई चलने वाला पार्ट नहीं होता है, घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, ये एक जगह पे से खड़ा रहेगा तो बस पड़ा रहेगा जैसे है तैसे है। इसीलिए इस ट्रांसफार्मर में फ्रिक्शन लॉसेस, रोटेशनल लॉसेस, मैकेनिकल लॉसेस ये सब नहीं होते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या होता है फ्रिक्शन, मैकेनिकल इन सब लॉसेस से क्या होता है दूर होता है ना। अब दूसरा देखिए क्या है ट्रांसफार्मर, हाँ ट्रांसफार्मर देखिए एक तरह से ये स्थिर डिवाइस है। ट्रांसफार्मर क्या है स्थिर डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन की तरह काम करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या है एक स्टैटिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन की तरह कार्य करता है, और ये पावर को कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी को बिना चेंज किए हुए अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कम या अधिक करता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर का गुण क्या है भाई, ट्रांसफार्मर पावर को कांस्टेंट रखता है, कौन से पावर को, अपरेंट पावर को, और ये फ्रीक्वेंसी को बिना चेंज किए हुए, ठीक है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज का मतलब जो होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज मतलब ये एसी पे चलेगा डीसी पे नहीं चलेगा। अल्टरनेटिंग वोल्टेज को क्या करता है ये स्टेप अप करता है या स्टेप डाउन करता है। ट्रांसफार्मर डीसी पे कभी भी कार्य नहीं करता है,
क्यों? क्योंकि फैराडे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ है ना, वो डीसी को परिभाषित नहीं करता है। डीसी को परिभाषित क्यों नहीं करता है? क्योंकि आप जानते हैं फैराडे ने बताया था कि भाई ईएमएफ तभी इंड्यूस होगा जब फ्लक्स कंडक्टर के बीच रिलेटिव मोशन हो। ईएमएफ कब इंड्यूस होगा? जब फ्लक्स और कंडक्टर के बीच रिलेटिव मोशन हो, सापेक्षिक गति हो, फ्लक्स में परिवर्तन हो, तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा उस कंडक्टर में। अगर हम यहाँ पे, हमारा ट्रांसफार्मर भी स्थिर है, अगर हम यहाँ पे डीसी सोर्स देंगे तो जो फ्लक्स पैदा होगा वो भी डीसी टाइप का होगा, कांस्टेंट टाइप का होगा, मतलब फ्लक्स में चेंज होगा ही नहीं, तो ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा, है ना। इसीलिए ट्रांसफार्मर क्या होता है, डीसी पे वर्क नहीं करता है। समझ में आया ट्रांसफार्मर के बारे में इतना? चलिए भाई।